तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम फिर बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जिस प्रकार से आपने थंबनेल को देख करके क्लिक किया है कि इस कंपनी ने 18 दिन में अपने इन्वेस्टर का जो पैसा है उसको डबल कर दिया। डेफिनेटली इन्होंने डबल किया है और बहुत ही शानदार कंपनी है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। बिल्कुल आप जो है वीडियो को पूरा देख करके रिग्रेट नहीं करेंगे कंपनी के बारे में जानने के बाद जो है। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और अगर जो भी भाई अगर जो है दोबारा मेरे चैनल पे आए हैं या फिर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप नए हैं फिर भी आप जो है लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप जो है लाइक और कमेंट करेंगे उस प्रकार से मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। डेफिनेटली जो है मैं और कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर जानकारी आपके लिए मैं लेकर के आऊं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये इनका जो है मुख्य व्यवसाय है। मतलब ये जो है मेटल को क्या करता है, ये मेल्ट करके ऐसे कंपोनेंट्स बनाने का काम करता है जिसका जो आकार होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। आप फोटो में भी आप जो देख पाएंगे। तो अगर मैं सरल भाषा में इसको बोलूं कि कंपनी क्या करता है, तो कॉम्प्लेक्स मेटल कंपोनेंट्स बनाने का काम करता है। अब इस कंपनी का जो है सेक्टर कौन कौन से हैं, मतलब किस किस सेक्टर के लिए ये जो काम करता है, तो सबसे पहला है ऑटोमोटिव्स है, डिफेंस है, एरोस्पेस है और मेडिकल डिवाइस जो बनता है उसमें भी जो है इनके कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत छोटे और कॉम्प्लिकेटेड जो है कंपोनेंट्स होता है ये, और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया इन सब चीज़ों में। और इसके अलावा जो है और भी जो बाकी सारी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है उसमें भी जो है इसके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। मैकेनिकली जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये कंपनी एक तरीके से जो है मोनोपोली रखता है, ये आप जो है मान करके चलिए। क्योंकि इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उसके कंपटीटर कम होते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है ना उसको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये चीज़ आप बोल सकते हैं, और काफ़ी कठिन होता है। इसीलिए जो है बहुत कम कंपनियां आपको जो है मिलेंगे इस प्रकार की कंपोनेंट्स बनाने वाले। तो IMI टेक्नोलॉजी की अगर मैं आगे बात करता हूँ कि कंपनी कितनी बड़ी है, तो अभी हम इसका जो रिजल्ट आया है उस पर थोड़ा सा हम जो है ध्यान देते हैं कि पिछले साल और अभी के ऊपर। तो फिनेंशियल ईयर सन 2024 में बात करूँ तो कंपनी ने 2870 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ तो 284 करोड़ था। उसके बाद फिर फिनेंशियल ईयर सन 2025 की बात करूँ तो 3330 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और नेट प्रॉफिट जो इनका आया 424 करोड़ रुपए का आया। उसी प्रकार से फिनेंशियल ईयर सन 2026 में 4193 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, और जो नेट प्रॉफिट निकल करके आया 534 करोड़ का। तो आप सोच करके देखिए इस 3 साल के ड्यूरेशन में, 2 से 3 साल में कंपनी ने कितना बेहतरीन जो है अपना रेवेन्यू को भी इंक्रीज किया और अपना प्रॉफिट को भी इंक्रीज किया। फिनेंशियल ईयर सन 2000 अगर मैं 26 की बात करूं तो 26% के आसपास इसका जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा, और जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा, दोनों 26 के आसपास जो है बढ़ा। सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रोथ केवल रेवेन्यू पे नहीं, इनके प्रॉफिट में भी हुआ है। और अगर इसका जो है इबिटा हम देखें तो 1071 करोड़ का इनका जो है इबिटा रहा, और इबिटा में मार्जिन की बात करें तो 25.54% का इनका जो है 25 मतलब जो है मार्जिन रहा। उसी तरीके से PAT में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे तो 533 करोड़ रुपए के 34 करोड़ रुपए, तो लगभग जो है इसका मार्जिन आप देखेंगे यहाँ पर भी जो इसका मार्जिन है 12.72% का इसका मार्जिन रहा। अब सबसे तगड़ा इनका जो है ROE और ROC है। ROE की बात करूँ तो 21.26% का इनका ROE है, और ROC की बात करूँ तो 26.60% इनका ROC है। तो इस प्रकार से जो है ये काफी बेहतरीन जो है नंबर दिखते हैं, जो कि कंपनी के लिए काफी बेहतर है और इनके इन्वेस्टर के लिए भी जो है बेहतर है। इनके सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र अगर मैं मानूं इस कंपनी का, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिफेंस और एरो स्पेस के लिए जो काम करता है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इंडो IMI की सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म कहानी यही है कि भारत में जो है डिफेंस के लिए जो है मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बाद फिर उसको जो है
इंडिजिनेशन करके जो है उसको मेक इन इंडिया देता है, और मेक इन इंडिया करके वो जो क्या करता है बाहर में भी एक्सपोर्ट करता है, भारत में ही नहीं बल्कि बाहर में जो है एक्सपोर्ट करता है। तो ये इनका जो है सबसे बड़ी ताकत है, और इन्हीं सब चीज़ों पर ये लगातार जो है जोर दे रहा है। इंडो IMI की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस की एप्लीकेशन में इस्तेमाल होते हैं, जिसकी मैंने आपको बताया। अगर आने वाले वर्षों में डिफेंस और एरोस्पेस का जो बिजनेस है वो बढ़ता है तो कंपनी को काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको जितने ज़्यादा जो है डिफेंस और एरोस्पेस के सेक्टर का मशीनरी वगैरह जो है मैन्युफैक्चरर होंगे, उतने ज़्यादा इनके कंपोनेंट्स यूज होंगे, इनके कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगा। तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो है कंपनी सिर्फ एरोस्पेस और डिफेंस पर ही डिपेंडेंट नहीं है, इसके अलावा ये मेडिकल कंपोनेंट्स के पर भी जो है बनाता है। तो मेडिकल सेक्टर में ग्रोथ होगा, अगर उनके मशीनरी जो है बनेंगे तो इनके छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है बढ़ेगा, तो डेफिनेटली जो इसके बिजनेस में ग्रोथ होगा। एक्सपोर्ट बिजनेस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाहर के अलावा जो है बाहर में भी जो है अपना प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर सन 2026 की ही बात करूं तो लगभग 77.2% जो रेवेन्यू इनका जो आया है वो एक्सपोर्ट से आया है, बाहर से आया है। और इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी जो है का जो ऑफिस है वो चाइना है, जर्मनी है, US है, इन सभी में इनका जो सेल्स ऑफिस है, और यूरोप और एशिया में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव भी जो है ये रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए अच्छी बात है कि बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए अपने कंपनी का और जो ब्रांचेस है उसको मजबूत कर रहा है। इसका मतलब अगर हम जो है देखें तो ग्लोबल कस्टमर है तो बड़ा अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली जो है ग्लोबल कस्टमर्स इनके जो है होंगे तो अपॉर्चुनिटी भी जो है कंपनी के लिए बड़ा होगा, इन्वेस्टर के लिए भी जो है बड़ा होगा। अब जो है इनके IPO के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि IPO कितने में आया था और किस प्रकार से जो है इन्होंने ग्रोथ किया। देखिए, अगर मैं कंपनी का IPO बात करूं तो 461 से 485 रुपए के प्राइस बैंड पर ये जो आया था, और इनका जो जो इनका इशू साइज था, मतलब जो जितना रुपए इनको जो है इकट्ठा करना था, 3812 करोड़ रुपए का इनका जो है इशू करना था, इशू साइज था, और लॉट साइज 30 शेयर का था। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं, अगर कोई व्यक्ति इनका IPO लिया है तो 14,550 रुपए इनका एक IPO का प्राइस है, जो आज के डेट में अगर मैं देखूं तो वो डबल हो चुका है। वो कैसे हुआ है इसको भी आप जो देखेंगे, 30 जुलाई को लिस्टेड हुआ और आज कितना है, आज 30 जुलाई 2026 को लिस्ट हुआ, आज 18 अगस्त है, और 18 अगस्त तक आप जो शेयर के प्राइस को देखें तो 485 से लगभग 950 रुपए के ऊपर पहुंच गया है। डबल से भी जो है ज्यादा, लगभग डबल मैं मान लेता हूं, डबल जो है हो गया है। अब जो है IPO का सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, इनका जो IPO आया था 3,812 करोड़ रुपए का इन्होंने जो है इशू साइज था, तो उसमें से केवल 500 करोड़ ही फ्रेश इशू है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, 500 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी जो है 3,212 करोड़ ये जो है इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए है। तो वो जो धीरे धीरे करके एग्जिट भी कर सकते हैं, या फिर वो अपने जो शेयर हैं उसको FIS और DIS बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी जो है दे सकते हैं। वैसे अगर मैं QIB की बात करूं तो जो सब्सक्रिप्शन था वो 204 गुना था, तो ये भी काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन था। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर प्रमोटर जो अपना होल्डिंग है उसको डिक्रीज करता है उसका अपने लॉक इन के बाद में, तो फिर FIS DIS जो है अधिक मात्रा में खरीदे। अगर ये FIS DIS के पास जाता है तो डेफिनेटली शेयर में और भी तेजी आने की संभावना रहेगा। तो यहाँ पर लेकिन थोड़ा आपको ध्यान जो है जरूर देना है। अब लिस्टिंग के बाद शेयर में क्या हुआ, 30 जुलाई को लगभग 700 के आसपास शेयर लिस्ट होता है। प्राइस बैंड कितना था, 485 के आसपास जो है इनका प्राइस बैंड था, और लिस्टिंग कितने पे हुआ, 700 रुपए पर ये जो है NSE के साइट पर जो है लिस्ट होता है। यानी कि अपने IPO प्राइस से लगभग 44%, यानी कि उसी दिन ही जो है अपने इन्वेस्टर को ये 44% का रिटर्न दे दिया था। उसके बाद फिर आज अगर मैं बात करूं 18 अगस्त 2026 को कंपनी का शेयर प्राइस 951 रुपए 30 पैसे के साथ अपर सर्किट पर ये क्लोज हुआ है।
यानी कि आईपीओ प्राइस से लगभग अगर मैं बोलूं 96% की तेजी जो है अभी तक ये जो दिखा चुका है। और इसका सबसे बड़ा रीजन अभी जो रहा है, अभी प्राइस इसका जो शेयर का प्राइस बढ़ने का या फिर अपर सर्किट लगने का, इसका जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है ना, वो तगड़ा आया है। फिनेंशियल ईयर सन 2027 का जो क्वार्टर वन है वो बहुत तगड़ा आया है। साल दर साल ये 32% से नेट प्रॉफिट में ग्रोथ किया है, यानी नेट प्रॉफिट में ये ग्रोथ किया है। तो इसका रिजल्ट के ऊपर थोड़ा सा नजर डालते हैं। देखिए, इसका जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आया है, रेवेन्यू 1219 करोड़ रुपए आया है और रेवेन्यू ग्रोथ साल दर साल 9% है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 9% है। इबिटा जो है लगभग 406 करोड़ है और इबिटा मार्जिन 24% है ईयर ऑन ईयर। और इबिटा इबिटा ग्रोथ 24% है, मार्जिन 33% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 240 करोड़ का है। लेकिन अगर आप ग्रोथ देखेंगे साल दर साल, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32% ग्रोथ है, जबकि सेल्स कितना परसेंट ग्रोथ किया था, 9%। यानी कि इनके मार्जिन में काफी बेहतरीन इजाफा हुआ है, ये आप जो है बोल सकते हैं। तो मार्जिन पर काफी अच्छा जो है पकड़ है या फिर अच्छा प्रॉफिट हुआ, ये आप बोल सकते हैं। अच्छा मार्जिन की वजह से जो इनको तगड़ा जो है मुनाफा हुआ, यही चीज को अगर ये सस्टेन कर लेता है तो आने वाले समय पर ये और भी जो है तगड़ा रिटर्न जो है दे सकता है अपने इन्वेस्टर को। अब इसका जो है वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा जो है नजर डालते हैं कि वैल्यूएशन कैसा है। अगर हम वैल्यूएशन के वाइज देखें तो महंगा है भाई साहब, क्योंकि जो है फिनेंशियल ईयर सन 2026 में अभी अगर मैं बात करूं तो जो शेयर है वो लगभग जो है 88 गुना पी के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 88 टाइम्स। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर महंगा आपको जो है नजर आ रहा है। अब इसमें जो है अगला चीज है जो ध्यान देने वाली जो बात है, इनके खूबियां क्या है, इसमें पॉजिटिव क्या चीज है। तो हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब और बहुत कम लोग जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। सिर्फ कमोडिटी मैन्युफैक्चरर नहीं है, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। और हाई एंट्री बैरियर है, आसानी के साथ जो है कोई दूसरा कंपनी इसके में जो है कंपटीशन में नहीं आता। डिफेंस और एरो स्पेस पर जो है इनका एक्सपोजर है काफी बढ़िया, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर ये बन सकता है। ग्लोबल कस्टमर बेस है इनके पास, तो फिर डेफिनेटली जो इनका रेवेन्यू में आने वाले समय पे और भी जो है बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ, जैसे कि हमने देखा कि जो है रेवेन्यू जो है सीधा इस 2 साल के ड्यूरेशन में 2870 करोड़ से सीधा 4193 करोड़ हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 284 करोड़ से सीधा 534 करोड़ हो गया। तो ये केवल 2 साल के ड्यूरेशन में हो, तो ये काफी बेहतरीन है। आरओई और आरओसी देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग है, 26% के आसपास इनका जो है। और फिनेंशियल ईयर 2027 का जो इनका क्वार्टर वन का जो ग्रोथ है वो 32% के आसपास है, ये अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा रिस्क है, उसको भी आपको समझना है। वैल्यूएशन जैसे कि मैंने बताया, वैल्यूएशन महंगा है, 485 से 951 आ गया है। शेयर का प्राइस 18 दिन में डबल हो गया है और इनका जो पी है वो 80 टाइम्स हो गया है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अगर आने वाले समय में कंपनी अच्छी करती है तो पी मैनेज हो सकता है, लेकिन अभी 80 टाइम्स 88 टाइम्स है, 88 गुना है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी कंपनी जब मार्केट में आता है तो मार्केट उसको पहले से वैल्यूएशन ज्यादा दे देता है। तो यहाँ पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को इसी प्रकार से आप जो है मैनेज करिएगा। कस्टमर कनेक्शन थोड़ा सा इसका जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो रेवेन्यू आता है, जो फाइनेंशियल ईयर सन 2026 में जो आया था वो 10%, टॉप 10 जो इनका कस्टमर बेस है उससे ही जो है इनका 38 लगभग 40% मान लेता हूं का रेवेन्यू इनका जो आया था। तो एक बड़ा हिस्सा है केवल टॉप 10 कंपनी के ऊपर। तो अगर कोई कंपनी जो है इनका बड़ा ऑर्डर कम कर देता है तो फिर जो यहाँ पर थोड़ा सा इनके प्रॉफिट रेवेन्यू में भी फर्क पड़ेगा और प्रॉफिट में डेफिनेटली रेवेन्यू में फर्क पड़ेगा, तो प्रॉफिट में जो इनका जो है फर्क पड़ने के जो चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद फिर एक्सपोर्ट डिपेंडेंट, इनका जो पिछले का साल का जो रेवेन्यू आया था वो भी जो 77% कहाँ से आया था, एक्सपोर्ट से आया था। इंडिया से कम आया था, बाहर से ज्यादा आया था। तो जो मैं आपको बताया कि जो है करेंसी और ग्लोबल डिमांड का थोड़ा सा रिस्क है, ये हो सकता है।
लेकिन इसको थोड़ा ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद फिर जो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी मैंने बताया कि 33% का मार्जिन ज़्यादा आया तो प्रॉफिट तो बहुत तगड़ा है, अभी इसको सस्टेन करना ही जो है कंपनी के लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर जो है मार्जिन में थोड़ा सा दबाव आता है, यानी कि वो मार्जिन जो है 33% से 25%, 22% अगर इस प्रकार से आने लग जाता है तो मार्केट हो सकता है इससे डिसअपॉइंट हो, क्योंकि उनके प्रॉफिट वगैरह में जो इनका फर्क पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और आईपीओ के बाद जो तेज रैली हुआ है उसमें थोड़ा सा आपको सावधान रखने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये मल्टीबैगर बन सकता है? तो डेफिनेटली बन सकता है। इसके पास ये कैपेसिटी है, मैं बता रहा हूं, क्योंकि इनका बिजनेस पोटेंशियल ऐसा है कि ये डेफिनेटली जो है मल्टीबैगर बन सकता है। अब क्या होगा कि अगर कंपनी जो है अभी अगर हम देखें 18 दिन में तो डबल कर दिया है ना, तो यहाँ पर तो आपको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता है कोई किसी भी तरीके से। लेकिन अगर कंपनी 5-7 साल में 15-20% का इनका जो रेवेन्यू का CAGR है उसको बरकरार रखता है, EBITDA मार्जिन को मजबूत रखता है, डिफेंस और एरोस्पेस में जो है डेफिनेटली जो है ग्रोथ है, तो ये सब चीज है। और एक्सपोर्ट को ये अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, उसके साथ इंडिया में भी जो है करता है और एक्सपोर्ट को मेंटेन करता है। ROE इनका जो है अगर 20% से ऊपर ही बना रहता है, ROE ROC जो है, तो ये सारी चीजें अगर इनका अभी से बना रहा तो डेफिनेटली ये मल्टीबैगर बन सकता है। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में? आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर इसी प्रकार से और किसी कंपनी के बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसका पूरे डिटेल आपको ला करके दूंगा। कंपनी का ऑर्डर बुक वगैरह सारी चीजें वो कंपनी करती क्या, आगे क्या कर सकता है, उनका कस्टमर बेस क्या है, सारी चीजें मैं आपको ला करके दूंगा। बस आप यहाँ तक अगर पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेहतरीन वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।